हेलो डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण जो फार्मूले हैं उनका डेरिवेशन कैसे किया जाता है। तो दर्पण से संबंधित जितने महत्वपूर्ण फार्मूले हैं आज की वीडियो में हम उनका डेरिवेशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने एक हमने अवतल दर्पण लिया है। अवतल दर्पण आप जानते हो, एक ऐसा दर्पण जिसके क्या होते हैं पृष्ठ, जिसके क्या होते हैं उभरे हुए भाग पर धातु की क्या होती है पालिश करा की जाती है, जैसे एल्युमिनियम और सिल्वर से। और धसे हुए भाग का क्या होता है परावर्तन की क्रिया होती है, उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का यह मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं पी से लिखते हैं। ठीक है, ये है आपका ध्रुव है। और ये क्या है, फोकस बिंदु है। फोकस बिंदु आप जानते हो क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष को जिस एक्सिस पर काटती हैं उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। और मुख्य अक्ष जानते हो क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली एक्स एक्सिस के समानांतर जो रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है अवतल दर्पण जानते हो, एक खोखले गोले का भाग होता है। तो खोखले गोले पे यह क्या है, केंद्र है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से लिखा जाता है। ठीक है, और आर जो होता है निगेटिव इसलिए है क्योंकि ध्रुव से अगर आप बाएं तरफ जाते हो तो क्या होता है ऋणात्मक चिन्ह लिया जाता है, और ध्रुव से अगर ऊपर की तरफ जाते हो तो धनात्मक चिन्ह लिया जाता है, और ध्रुव से यदि दाहिने तरफ जाते हो तो धनात्मक चिन्ह, और नीचे की तरफ आते हो तो ऋणात्मक चिन्ह लिया जाता है। उसी तरह जैसे निर्देशांक में मूल बिंदु से ऊपर जाने पर धनात्मक चिन्ह, नीचे जाने पर ऋणात्मक चिन्ह, दाएं जाने पर धनात्मक चिन्ह और बाएं जाने पर ऋणात्मक चिन्ह लिया जाता है, उसी प्रकार हम दर्पण में ध्रुव को मूल बिंदु मान करके चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए मूल बिंदु से ये सब जो दूरियां हैं ये क्या है बाईं तरफ बन रही है, तो इन सब इसलिए इन सबको हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे ऋणात्मक चिन्ह के साथ इनको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो आप जानते हो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये देखो ध्रुव से बाएं की तरफ बन रहा है, तो इसलिए फोकस दूरी इसकी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक वस्तु है, एक वस्तु रखा हुआ है, वस्तु है ए और बी। ठीक है, इस वस्तु से प्रकाश की किरणें समानांतर आती हैं, फोकस बिंदु से परावर्तित होकर एक चली जाती है, और एक किरण जो होता है वक्रता केंद्र से आता है ध्रुव पर, और परावर्तित होने के बाद पुनः क्या होता है वक्रता केंद्र से परावर्तित हो की ओर से चली जाती है। अब देखिए वक्रता केंद्र से जो किरणें आती हैं परावर्तित होने के बाद पुनः वक्रता केंद्र से होकर ही जाती है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो दर्पण पर ये क्या है, ये दर्पण है, इस पर अभिलंब अगर बनाओगे अभिलंब क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, तो अभिलंब पर आप जानते हो परावर्तन का नियम होता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर या चमकीली सतह पर अभिलंबवत डालोगे तो परावर्तित होने के बाद पुनः वह क्या होगा, अभिलंबवत होकर निकल जाएगा। ठीक है, ये होता है परावर्तन की क्रिया, यानी आपतन कोण, और एक होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए इस वस्तु से प्रकाश की किरणें एक समानांतर आ रही हैं, एक वक्रता केंद्र से होकर के आ रही हैं। अब देखिए प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर आप काटेंगे, जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे वहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे देखिए किरण आई टकराई परावर्तित हुई यहाँ पे और एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, उल्टा बन रहा है, तो अगर यह उल्टा बन रहा है तो इसे हम क्या लिखेंगे, मान लेते हैं ये प्रतिबिंब क्या है ए डैश और बी डैश है। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, v होती है, और ये देखो ध्रुव से किस तरफ है, बाएं तरफ है, इसीलिए माइनस v का हम इसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को हम u मानते हैं, और इसे माइनस u से हम लिखेंगे क्योंकि ध्रुव के बाएं तरफ है। ठीक है, ये होता है परावर्तन के फलस्वरूप प्रतिबिंब का बनना दर्पण से। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए वस्तु जो ए बी है वक्रता केंद्र से एक त्रिभुज बना रही है। ये त्रिभुज है ए बी ए सी बी या ए बी सी बना रही है। ठीक है, और फिर क्या होता है, और यही जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, यहीं पे जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है वहां पे भी एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज है सी ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इस त्रिभुज त्रिभुज
आप देखो त्रिभुज सी ए डैश बी डैश में और त्रिभुज सी ए बी में देखो ये कोण जो होता है क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण। और यहाँ पे कोण देखिए आप सी ए बी, ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे देखिए सी ए बी जो होता है ये भी 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए सी ए डैश बी डैश 90 डिग्री है। तो ये भी जब दो त्रिभुज के, यदि त्रिभुज के जब दो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ये क्या होगा, त्रिभुज आप यहाँ पे लिखोगे क्या, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज क्या है ए बी सी, सर्वांगसम है किसके, ए डैश बी डैश सी के, ठीक है। यह है सर्वांगसम त्रिभुज है, सर्वांगसम त्रिभुज है किसके, ए डैश बी डैश और सी के, ठीक है। ये है त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। अब सर्वांगसम त्रिभुज का नियम होता है कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वह बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज भुजा ए बी जो होगा इसकी संगत भुजा, इसमें त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में क्या होगी, ए डैश बी डैश होगी, ठीक है। तो यानी ए बी के संगत भुजा क्या होगी, ए डैश बी डैश होगी, ठीक है। तो इनका जो अनुपात होगा यानी ए बी बराबर होगा क्या, ए बी बटे क्या होगा, ए डैश बी डैश, यानी ए बी अनुपात ए डैश बी डैश बराबर होगा किसके, ए सी, किसके बराबर होगा, ए सी अनुपात किसके, सी ए डैश, सी ए डैश बराबर अनुपात क्या हो जाएगा, ए सी अनुपात क्या हो जाएगा, सी ए डैश, क्या हो जाएगा, सी ए डैश के बराबर हो जाएगा। तो बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजा क्या है, ए बी और ए सी है, और उनका छोटे वाले त्रिभुज की भुजा क्या है, ए डैश बी डैश और सी और ए डैश है, ठीक है। ये है, मान लीजिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, क्या मान लेते हैं इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से अगर त्रिभुज यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये दोनों, ये किरण क्या आ रही है, समांतर आ रही है ना। मान लीजिए एम बिंदु पर आ, यहाँ पे आई। अब मान लेते हैं यहाँ से एक लंब डालते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एन पर यह क्या हो रही है, लंब डाल रही है, लंबवत आपतित हो रही है, ठीक है। तो अगर अब देखोगे तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और एम एन एफ में कोण आप देखोगे, ये जो कोण है ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। ये जो लोग त्रिभुज क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण यहाँ पे देखिए ए जो है, और कोण जो यहाँ पे देखिए एन, एम एन एफ और बी डैश ए डैश और एफ, ये दोनों क्या है 90 डिग्री है। यानी इस त्रिभुज में भी क्या है, दो कोण बराबर है। तो ये त्रिभुज क्या होगी, आपस में सर्वांगसम त्रिभुज होगी। यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ है, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ सर्वांगसम होगा किसके, एम एन और एफ के, एम एन और एफ के, एम एन और एफ के क्या होगा, ये सर्वांगसम होगा, ठीक है। तो ये सर्वांगसम होगा तो इस त्रिभुज में भी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो सर्वांगसम त्रिभुज का नियम है क्या, यदि दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं या दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो सर्वांगसम त्रिभुज होता है। और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वह क्या होता है, बराबर होता है। अब इसमें देखिए ए डैश बी डैश एफ है और त्रिभुज एम एन एफ में संगत भुजा देखोगे तो आप यहाँ पे ए डैश बी डैश की संगत है एम एन है, ठीक है। इनका अनुपात बटे क्या हो जाएगा, ए डैश एफ और एफ यानी का अनुपात जो होगा बराबर होगा। यानी छोटी भुजा का अनुपात बटे छोटी भुजा का अनुपात बराबर होगा किसके, बड़ी भुजा के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर संगत भुजा देखोगे तो ए डैश बी डैश, यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, ए डैश बी डैश या ए डैश बी डैश बटे इसके संगत भुजा क्या होगी, ये वाली मान लेते हैं इस त्रिभुज में एम एन क्या होगा, एम एन होगा, एम एन ये बराबर होगा इसके छोटी वाली भुजा ए डैश एफ और एफ एन की, ठीक है। तो छोटी वाली भुजा त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी, ए डैश एफ बटे कितना हो जाएगा, एफ एन के, ये क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है। अब इसमें अगर इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये क्या है, ये जो किरण आ रही है
ये किसके समानांतर है? मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो यदि दो किरणें यदि समानांतर आती है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है तो उनकी भुजा की उनके बीच की जो दूरी होती है हर जगह बराबर होती है। ठीक है, तो अगर इनके बीच की यहाँ पे दूरी ए बी है और यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे भी ए बी होगा, यानी ए बी एम जो होगा वो बराबर होगा किसके? ए बी के। ठीक है, ये क्या होगा? ए बी के बराबर होगा। क्यों क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समानांतर है, क्योंकि ये दोनों क्या है? समानांतर किरणें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो, ये जो होता है दर्पण आकृति का एक बहुत छोटा द्वारक का होता है। तो जो छोटे द्वारक का होता है तो यहाँ पे जो एन पॉइंट है ये बहुत ही करीब होता है किसके? पी के, ध्रुव के बहुत ही करीब होता है। तो ध्रुव और एन पॉइंट के बीच की अगर दूरी देखोगे तो नगण्य है। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी अगर नगण्य है तो आप कह सकते हो कि यहाँ एफ एन जो होगा वो बराबर होगा लगभग किसके बराबर होगा? एफ और पी के, एफ और पी के बराबर होगा। ठीक है, एफ और पी के यहाँ पे बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये छोटे द्वारक का दर्पण है, तो इसलिए एन जो पॉइंट होगा ध्रुव के बहुत ही करीब होगा, इसलिए एफ एन जो होगा बराबर होगा किसके? एफ पी के बराबर होगा। तो अगर समीकरण 2 में उनका मान रखेंगे तो आप लिखोगे यहाँ पे ए डैश बी डैश बटे एम एन के स्थान पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे ए बी रखोगे, क्योंकि ये दोनों क्या है? समानांतर है, समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या? ए बी लिखेंगे। और फिर यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे ए एफ है, क्या है? ए डैश एफ बटे एफ एन के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? एफ एन के स्थान पे हम लिखेंगे एफ पी। एफ एन के स्थान पे क्या लिखेंगे? एफ पी। एफ एन के स्थान पे लिखेंगे एफ पी। ठीक है, ये है एफ पी। तो समीकरण 1 में देखो ए बी बटे क्या होता है? ए डैश बी डैश। अगर इसको आप पलट दोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं ए बी बटे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा एफ पी बटे ए डैश एफ। इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बराबर है। ए बी बटे ए डैश बी डैश है, यहाँ पे भी ए बी बटे ए डैश बी डैश है। ठीक है, तो ये अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं क्या? समीकरण 1 प्लस समीकरण 1 और 2 से अगर समीकरण 1 और 3 से अगर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। तो यानी ए सी बटे क्या हो जाएगा आपका? सी ए डैश हो जाएगा। ठीक है, बराबर होगा क्या? समीकरण 3 से एफ पी बटे हो जाएगा किसके? एफ पी बटे हो जाएगा ए डैश एफ के। क्या हो जाएगा? ए डैश एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए सी के स्थान पे ए सी क्या है? ये है ए सी। ठीक है, ये है ए सी। सी क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र जो होता है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है, आर होती है। अब देखिए ये है पूरा, ये है क्या? एसी। अगर यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी देखिए तो ये क्या है? वस्तु की दूरी है, जिसे हम क्या लिखते हैं? यू से लिखते हैं। तो अगर वस्तु की दूरी में से हम क्या घटा दें? वक्रता केंद्र घटा दें तो एसी की दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो हम एसी के स्थान क्या लिखेंगे? इतने की दूरी जो होगी ये दूरी क्या हो जाएगी? यानी एसी बराबर हो जाएगा क्या? एपी माइनस सीपी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे क्या? एसी माइनस क्या लिखेंगे? सी पी लिखेंगे। ठीक है, नीचे अगर लिखोगे आप, नीचे है क्या? सी ए डैश है, सी ए डैश। ये क्या है? सी और ए डैश है। ठीक है, सी और ए डैश को हम क्या लिखेंगे? सी पी माइनस ए डैश पी लिखेंगे। ठीक है, पूरे में से अगर आप इतना घटा दोगे, सी पी में से क्या घटाएंगे? ए डैश पी घटाएंगे तो क्या निकल आएगा? हमें क्या मिलेगा? सी ए डैश निकल आएगा। ठीक है, तो सी ए डैश के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? सी पी। क्या लिखेंगे? सी पी माइनस ए डैश पी करेंगे। ठीक है, ए डैश पी। ठीक है, अभी ये देखो बराबर होगा किसके? एफ पी के। एफ पी क्या है? एफ है और पी, एफ पी के बराबर होगा। एफ पी क्या है? ये देखो एफ और पी, एफ है फोकस बिंदु और एफ पी ध्रुव। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी आप जानते हो क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है।
फोकस दूरी हम लिखेंगे एफ, क्योंकि ये ध्रुव के बाई साइड में है, तो इसलिए माइनस के साथ लिखेंगे एफ। ठीक है, और नीचे देखो, नीचे लिखेंगे ए डैश एफ। तो ए डैश एफ कहाँ पे है? ए डैश एफ, ये है ए डैश और एफ। तो इसकी बीच अगर ये दूरी हमें निकालना है इतना ए डैश एफ, अगर तो हम क्या करेंगे, ए डैश पी में से घटा देंगे, कितना एफ पी घटा देंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, ए डैश पी माइनस क्या लिखेंगे, एफ पी। ठीक है, एफ पी इतना घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए डैश एफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे अगर इसका मान रखें इस, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको देखिए, अगर यहाँ पे लिखेंगे ए सी, ए सी के स्थान, ए सी है ना, ए सी, ए सी यहाँ पे था, ए सी के स्थान पे यहाँ पे लिखेंगे, ए सी का मान निकालना था, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ए पी माइनस सी पी। तो ए सी का मान क्या होगा, ए सी का मान होगा, ए सी का मान होगा ए पी माइनस सी पी होगा। तो ए पी माइनस क्या हो जाएगा, सी पी। तो ए पी क्या है, ए पी है वस्तु की दूरी ध्रुव से, इसे हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, यू, ए पी के स्थान पे लिखेंगे माइनस यू। ठीक है, फिर लिखेंगे माइनस सी पी के स्थान पे क्या लिखेंगे, सी पी। सी पी कहाँ पे है, सी पी। सी पी क्या होगा, सी पी होगा आपकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या को लिखेंगे आर, तो इसे लिखेंगे क्या, माइनस आर, क्योंकि ये ध्रुव से लेफ्ट साइड में। तो अब देखिए नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे सी पी, क्या है, सी पी। सी पी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या माइनस आर होगा। ठीक है, अब देखिए वक्रता त्रिज्या माइनस ए डैश पी, ए डैश पी, तो माइनस करेंगे ए डैश पी क्या है, ए डैश पी, यानी ए डैश पी जो होती है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी ध्रुव से, वी होगी, क्या होगी, तो माइनस वी यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसे लिखेंगे माइनस वी। अब देखिए ये बराबर होगा किसके, बराबर होगा माइनस एफ बटे किसके, ए डैश पी के। ए डैश पी क्या होगा, ए डैश पी क्या होगा, ए डैश पी क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी, इसे लिखेंगे माइनस वी। ठीक है, फिर बीच में लिखेंगे माइनस एफ पी। एफ पी क्या होगा, एफ पी क्या होगा, फोकस दूरी होगा, तो इसे लिखेंगे माइनस। ठीक है, ये होगा। अब देखिए इस समीकरण को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखिए तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक जब गुणा करोगे तो यहाँ से आपको मिल के आएगा। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, माइनस यू, क्या है, यहाँ से आप देखोगे माइनस यू। अब देखिए ये ब्रेकेट हटाओगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस आर बटे, यहाँ पे नीचे देखोगे माइनस आर, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आर प्लस वी। ठीक है, वी इस साइड में देखोगे माइनस एफ बटे क्या हो जाएगा, माइनस वी, माइनस एफ बटे माइनस वी। ठीक है, तो देखो इस ब्रेकेट को हटाओगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस एफ, प्लस एफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, इससे अगर आप इन दोनों में गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या, यू, वी और यू हो जाएगा, और फिर माइनस आर से गुणा करोगे, माइनस बी से प्लस आर से गुणा करोगे, माइनस बी आर हो जाएगा। ठीक है, इससे गुणा हो गया, अब इससे गुणा करो इसमें, तो ये जाएगा प्लस एफ गुणे के माइनस यू करोगे तो माइनस यू एफ। ठीक है, और फिर आया प्लस क्या हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका गुणा। अब इसमें इधर से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कितना, बराबर माइनस आर और प्लस एफ करोगे तो प्लस हो जाएगा आर एफ। ठीक है, बराबर प्लस, प्लस वी और माइनस एफ से गुणा करोगे तो माइनस एफ वी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो इसमें यहाँ पे क्या है, आर एफ, प्लस में है आर एफ, इधर भी है आर एफ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अभी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे होगा आपका बी और यू हो जाएगा। अब इसको माइनस वाले साइड को उधर ले जाओ, इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी आर प्लस में जाएगा, ये भी उस साइड में जाएगा प्लस यू एफ हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या है, माइनस एफ वी है। ठीक है, अब देखियो इसको हम क्या लिखेंगे, यू, इसको लिखेंगे वी यू बराबर क्या लिखेंगे, ये आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर जो होता है फोकस दूरी, आप जानते हो फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी एफ बराबर होता है आर बाई टू के। ठीक है,
आर बराबर क्या हो जाएगा 2fa। आर बराबर क्या होता है, यानी फोकस फोकस दूरी जो होती है आर त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस की दोगुनी होती है। तो यहाँ पे आर के स्थान पे हम लिखेंगे क्या, v इंटू क्या लिखेंगे 2f लिखेंगे, और प्लस क्या लिखेंगे यू एफ माइनस एफ वी लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखो देखोगे यू वी बराबर हो जाएगा किसके, इससे गुणा करोगे तो हो जाएगा 2f v प्लस यू एफ माइनस एफ वी। एफ वी यहाँ पे एक एफ वी है, यहाँ पे दो एफ वी है, एक घट जाएगा तो ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा क्या बी, यू बराबर हो जाएगा इसके एफ वी प्लस यू एफ, ठीक है। अब दोनों साइड में हम क्या करते हैं, दोनों साइड में अब यहाँ से लिख सकते हो, दोनों साइड में किससे भाग करने पर, दोनों तरफ बी यू बी एफ से भाग करने पर, बी एफ से भाग करने पर, ठीक है। इससे जब भाग करोगे तो भाग करने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे यू बी बटे एफ यू बी बराबर, यहाँ पे लिखेंगे एफ यू बटे एफ वी वी प्लस यू एफ बटे एफ यू बी, ठीक है। इससे भाग करेंगे। अब यहाँ से देखो v और u कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर इधर देखो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ वी कैंसिल हो रहा है, एफ वी कैंसिल हो रहा है, इधर यू एफ कैंसिल हो रहा है, यू एफ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो आगे जो मिल रहा है हमें, इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक बटे एफ बराबर, यहाँ पे क्या बचा है एक बटे एफ, ये कैंसिल हो जाए एक बटे एफ बराबर, यहाँ पे ऊपर से सब कैंसिल हो गया, नीचे बचा है यू, इसके लिखेंगे एक बटे यू, ठीक है, एक बटे यू। अब यहाँ पे देखो प्लस प्लस, तो यहाँ से देखो यू एफ है, ऊपर भी है नीचे भी है, यू एफ कैंसिल हो गया है। अब यहाँ से देखो नीचे बचा है एक बटे बी, ठीक है। इस फार्मूले को हम क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। ये पहला सूत्र है दर्पण से संबंधित, ये क्या है, पहला सूत्र है, एक बटे एफ बराबर होता है क्या, एक बटे यू प्लस एक बटे वी होता है। दर्पण से संबंधित दूसरा सूत्र जो देखिए आवर्धन क्षमता से होता है। अब देखिए दर्पण से संबंधित दूसरा सूत्र अगर देखें, ये देखिए मान लीजिए क्या है, यहाँ से अगर ये देखिए ये है आपका ध्रुव है, ठीक है। अगर प्रकाश की किरणें यहाँ से ध्रुव पे जाती हैं, जैसे अगर ध्रुव पे होकर ऐसे ऐसे गई हैं, ठीक है, गई हैं ऐसे जा रही है, तो ये देखिए क्या है, ये है आपतन, ये देखिए ध्रुव पर अभिलंब क्या होगा, ध्रुव पे अभिलंब मुख्य अक्ष होगा, ठीक है, जो वक्रता केंद्र से आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मुख्य अक्ष किसका काम करेगा, अभिलंब का काम करेगा। यदि वस्तु से ध्रुव पे प्रतिबिंब प्रकाश की किरणें आ रही है तो ये क्या होगा, इसे हम बोलेंगे आपतन कोण आई, ठीक है। तो अगर आई कोण पर आ रहे हैं तो इसी कोण पर क्या होगी, परावर्तित होगी, यानी परावर्तन कोण। अब ये देखोगे यहाँ पे अगर देखो तो ये जो होगा इस तरह से परावर्तित हो जाएगी, तो यहाँ से जो परावर्तन जो आर होगा, परावर्तन कोण आर, तो आई बराबर आप जानते हो क्या होता है, आर होता है, ठीक है। यानी परावर्तन का नियम होता है कि आपतन कोण आई जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर देखिए ये आपका आपतन कोण है, ये क्या है आपतन कोण आई है, ये है परावर्तन कोण आर है, ठीक है, ये है परावर्तन कोण आर। तो परावर्तन का नियम होता है कि जब प्रकाश की किरणें अभिलंब से जितने कोण पर आती है उतने ही कोण पर क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, ठीक है। यदि प्रकाश की किरणें यहाँ से ध्रुव पर आ रही हैं आई कोण पर, तो परावर्तित आर कोण पर हो रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, आर होगा। तो और ये जो होगा, ये मुख्य अक्ष जो होगा अभिलंब का कार्य ध्रुव पर करेगा, ठीक है। तो अभिलंब से प्रकाश की किरणें जितने कोण पर आती हैं उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है, इसे बोलते हैं परावर्तन का दूसरा नियम, ठीक है। और पहला नियम क्या है कि आपतन बिंदु पर आपतित किरणें और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तरह में होते हैं, ये परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर हो जाएगा किसमें, कोण आर के, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अगर अब त्रिभुज हम इसमें देखते हैं ए डैश बी डैश पी में, तो कोण आर जो होता है आई के बराबर होता है। यहाँ पे कोण आर है और यहाँ पे और त्रिभुज देखते हैं पी ए और बी में, ठीक है।
त्रिभुज इसमें देखना है हमें। त्रिभुज आप पहले ले लीजिए, त्रिभुज बड़ा वाला लीजिए ए पी बी में, त्रिभुज ए पी, त्रिभुज पी ए बी में, त्रिभुज पी ए बी में, ठीक है। त्रिभुज पी ए बी जो होगा, और त्रिभुज किसमें, त्रिभुज पी ए डैश बी डैश में अगर आप देखोगे तो दो कोण आपके बराबर हैं, तो कोण ए और कोण ए डैश, कोण ए डैश और कोण ए क्या है 90 डिग्री है, और यहाँ पे कोण आर जो है, ठीक है, कोण आर और कोण आई के बराबर है। तो यानी कोण आर और कोण आई माने परावर्तक कोण आपतन कोण के बराबर है। यानी दो भुजाएं, दो कोण इसमें भी बराबर क्या हो रही हैं, समान है, सम बराबर हैं। तो ये त्रिभुज क्या होंगे आपके सर्वांग सम त्रिभुज होंगे, ठीक है। यानी त्रिभुज आपका त्रिभुज पी ए बी जो होता है सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज जो होगा पी ए डैश बी डैश, त्रिभुज पी ए डैश बी डैश के सर्वांग सम होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो होता है कोण आर जो होता है कोण आई के बराबर है, एक कोण ये बराबर है और एक कोण ए डैश, और ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, और भी दोनों बराबर है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज जो होगा पी ए बी और त्रिभुज पी ए डैश बी डैश क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। अब सर्वांग सम होंगे तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो एक पहली बड़ी वाली भुजा का अगर देखें तो संगत भुजा क्या होगी, ए बी होगी, और छोटी वाली भुजा की संगत भुजा ए डैश बी डैश का अनुपात जो होगा, यानी ए बी अनुपात ए डैश, जैसे ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, यानी बड़ी वाली भुजा बराबर बटे क्या होगी, छोटी वाली भुजा, ठीक है। ये बराबर होगी किसके, बड़ी वाली भुजा क्या होगी ए पी बटे क्या हो जाएगी ए डैश बी डैश के, यानी ए पी बटे हो जाएगा क्या ए डैश बी डैश, ए डैश बी, ठीक है। अब देखिए ए बी क्या है, ए बी को हम मानते हैं वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को मानते हैं क्या, वो मान लेते हैं, ठीक है। और ए डैश बी डैश को हम क्या मानते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, ठीक है। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई आई है, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है मुख्य अक्ष के क्या बन रही है, ध्रुव से नीचे की तरफ है ना, इसे हम बोलेंगे माइनस आई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिख, और इसे हम क्या बोलेंगे, प्लस लिखेंगे। तो ए बी को क्या लिखते हैं, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई क्या है, ओ है, किसके साथ, प्लस के साथ है। और ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, आई है, ठीक है। लेकिन ये माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ध्रुव से नीचे की तरफ है, यानी ये क्या है माइनस वाई एक्सिस के अंत जा रहा है। तो दोस्तों इसे हम लिखेंगे माइनस यू बाई माइनस वी के, माइनस माइनस ऊपर नीचे इधर कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं ओ बाई आई बराबर हो जाएगा यू बाई वी के, या इसी को पलट कर अगर लिखें तो इसे हम लिखेंगे क्या, आई बाई ओ बराबर हो जाएगा माइनस वी बाई यू के। दोस्तों इसी को हम कहते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होता है आप लोगों ने जाना है प्रीवियस वीडियो में। तो ये है आवर्धन क्षमता का सूत्र। आवर्धन क्षमता जो होती है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता का मतलब होता है कि दर्पण वस्तु को कितना आवर्धित कर रहा है, कितना बड़ा बना रहा है, इसी को बोलते हैं आवर्धन क्षमता। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।